गॉड इज वार। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस कहानी को शेयर नहीं करना चाहता था। शायद उस रक्तपात, मानव संहार या फिर पूरी किताब में भरी हुई क्रूरता की वजह से। लेकिन मुझे लगा कि बेशक इस नॉवेल के हर किरदार काल्पनिक है, लेकिन मानव नरसंहार की कहानी सच्ची है, जिस पर आज अमेरिका खड़ा है। ये कहानी कॉर्मेक मैककार्थी द्वारा लिखी गई ब्लड मेरिडियन नॉवेल की है, जो कि 19वीं सदी के मध्य में टेक्सास मैक्सिको सीमा पर खोपड़ियों के शिकारियों द्वारा अमेरिकी आदिवासियों और मैक्सिकन लोगों की हत्या और उनके खोपड़ियों के फल फूल रहे बाजार की सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। वैसे तो इस कहानी के कई किरदार हैं, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ दो किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। पहला 14 साल का एक बच्चा, जो खोपड़ियों के शिकारियों के गिरोह में नया भर्ती हुआ मेंबर है, जिसे पूरी कहानी में द किड के नाम से पुकारा जाता है, जो कि नेचर से क्रूर और विद्रोही है, लेकिन तर्कों से दूर है, उलझनों से भरा हुआ है, जो सही और गलत के बीच में फंसा हुआ है। जबकि इस नॉवेल का दूसरा किरदार जज होल्डन का है, जो मुख्यतः एक सैडिस्ट है, जो शारीरिक रूप से विशाल और मानसिक या बौद्धिक तौर पर उतना ही तार्किक और शार्प है, जो ना ही अपने क्रूरता के लिए उलझन में है और ना ही उसे गलत मानता है। कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है, जिसका जन्म 1833 में महान उल्का बौछारों के दौरान टेनिस में हुआ था, जिसकी मां उसे पैदा करते ही मर गई, जिसके कारण उसका पालन पोषण उसके पिता ने किया, जो पहले एक स्कूल मास्टर था, लेकिन अब एक शराबी बन गया था, जो बच्चे को प्रताड़ित करता था। और धीरे धीरे बचपन की इसी कुंठा और अवसाद के कारण वह बच्चा विद्रोही और हिंसक बन जाता है और 14 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाता है। वो पश्चिम की ओर भटकता हुआ 1849 में नैकोकडोचेस शहर पहुंचता है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात जज होल्डन से होती है। होता यूं है कि जब वह शहर में पहुंचता है, तो एक पादरी जिसका नाम रेवेंड ग्रीन है, वो फटे हुए तंबू में लोगों को उपदेश दे रहा होता है। तभी वहां एक लंबी कदकाठी का इंसान आता है, जो लोगों से कहता है कि रेवेंड एक अनपढ़, धोखेबाज, बच्चों का हत्यारा और जानवरों के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति है। हालांकि रेवेंड इन आरोपों को नकारता है, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार डालती है, उसके तंबू को आग लगा देती है। इन्हीं उत्पात में जब वह बच्चा उस तंबू से निकलता है, तो उस इंसान को दूसरी तरफ जाते हुए देखता है, जिसने रेवेंड पर इल्जाम लगाया था। जब वह उसका पीछा करता है, तो देखता है कि वह आदमी एक बार में जाकर बैठ जाता है, जिसके अगल बगल काफ़ी लोग जमा होते हैं। तब उन लोगों में से एक व्यक्ति उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें यह कैसे मालूम चला कि रेवेंड इतना बुरा इंसान है? वो बड़े ही बेरहमी से जवाब देता है, मैंने कब कहा था कि वह बुरा इंसान है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। मैंने जो भी कहा वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा था। और वह हंस पड़ता है और उसे देखकर वहाँ खड़े लोग भी हंस पड़ते हैं। 2 दिन बाद बच्चा उसी होटल में टाडवाइन से मिलता है। यह वही शख्स है जो उसे आगे चलकर खोपड़ियों के शिकारियों के गिरोह में शामिल कराता है। दोनों जब मिलते हैं, तो किसी बात पर उनमें ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब अगले दिन वह फिर से मिलते हैं, तो दोनों दुश्मनी ख़त्म करने पर सहमत हो जाते हैं। असल में टाडवाइन वहाँ एक आदमी को खोजने आया होता है, जिसका नाम सिडनी होता है, जिसके होटल के एक रूम में छिपे होने का उसे पता चलता है। दोनों उस होटल पहुँचते हैं और उसके कमरे में जलती हुई एक मसाल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सिडनी बाहर आता है और उसमें और टाडवाइन में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें वह बच्चा टाडवाइन की मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे वह आग होटल को अपने चपेट में ले लेती है और सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। इसी भगदड़ में बच्चा और टाडवाइन भी बिछड़ जाते हैं। बेतहासा भागता हुआ बच्चा एक घर में पहुँचता है और वहाँ से उनका खच्चर चुराकर शहर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आखिरी बार वह जलते हुए होटल से गुजरता है, तो वह जज होल्डन को आग की लपटों को देखते हुए देखता है। जब जज से उसकी आंखें मिलती है, तो वह मुस्कुराता है। इसके बाद वह बच्चा वहाँ से निकल जाता है
और किसी तरह भीख मांगकर और चोरी करके अपना जीवन यापन करना शुरू करता है। वो बंजर मैदानों से और रेगिस्तानों से होकर गुजरता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से होती है, जो उसे अपने पास रखा हुआ एक सूखा और काला हो चुका इंसान का दिल दिखाता है और कहता है 4 चीज़ें दुनिया को नष्ट कर सकती हैं: महिलाएं, विस्की, पैसा और काले लोग। जिसके बाद वह एक व्याख्यान देता है कि चूंकि हमारे पास कुछ भी करने की क्षमता है, इसलिए हम मूल रूप से बुरे हैं और इसलिए हम अपनी शक्ति का उपयोग बुरी मशीनें बनाने के लिए करते हैं, और वह मशीनें उन मशीनों को बनाती हैं जो इंसानियत को मिटाती हैं। अगले दिन सुबह वह बच्चा फिर आगे अपने सफ़र पर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वह टेक्सास के बैक्सर शहर पहुंचता है, जहां वह एक शराब की दुकान पर जाता है और वहां के मालिक से शराब मांगता है और उसके लिए उसका कोई भी काम करने की पेशकश करता है। लेकिन शराब देने की बजाय उस दुकान का मालिक उसका मजाक उड़ाता है, जिसके कारण वो बच्चा उसे बहुत मारता है और वहां से एक शराब की बोतल लेकर चला जाता है। लेकिन यह सब करते हुए उसे एक आदमी देख रहा होता है, जो कैप्टन व्हाइट के लिए सैनिकों की भर्ती कर रहा था, जिसे उस बच्चे की क्रूरता काफ़ी प्रभावित करती है और वह उस बच्चे को राइफल और घोड़े का लालच देकर कैप्टन व्हाइट की सेना में भर्ती कर लेता है। असल में कैप्टन व्हाइट अमेरिकी सेना का एक जनरल होता है, जो अमेरिका और मैक्सिको की संधि के खिलाफ था। इसलिए वो सेना की एक ऐसी टुकड़ी बनाना चाहता था जो मैक्सिको के सरहदी क्षेत्र में उत्पात मचा सके। इसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाती है, तब सेना बंजर दुश्मनों के इलाके से होती हुई मैक्सिको में प्रवेश करती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनका सामना कोमांचे भारतीयों के द्वारा होता है और वह उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें सिर्फ 8 लोग बचते हैं, जिसमें वो बच्चा, कैप्टन व्हाइट और स्प्राउल नाम का एक आदमी शामिल है, जिसका हाथ बुरी तरीके से घायल हो गया। बच्चा और स्प्राउल एक साथ रेगिस्तान के रास्ते निकल पड़ते हैं, जहां आगे चलकर स्प्राउल की दर्दनाक मौत हो जाती है और उस बच्चे को मैक्सिकन सैनिक पकड़ लेते हैं, जो उसे चूहू आहुआ शहर की जेल में ले जाते हैं, जहां फिर से उसकी मुलाकात टैड वाइन से होती है, जो जल्द ही उन्हें जेल से रिहा कराने की व्यवस्था कराता है ताकि वो खोपड़ी के शिकारियों के एक गिरोह में शामिल हो सके, जिसके लीडर का नाम जॉन जोएल गैल्टन है। असल में चीहू आहुआ शहर के गवर्नर और गैल्टन के बीच में एक संधि होती है कि वह उसे अपाचे लोगों की खोपड़ियाँ लाकर देगा, जिसके बदले गवर्नर उसे सोना और पैसा देगा। इसके बाद दूसरे दिन गिरोह हथियारों को लेकर अपने मिशन पर निकल जाता है, जिनका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा खोपड़ियाँ बटोरना था, स्पेशली अपाचे लोगों के सरदार गोमेज का, जिसके खोपड़ी की दाम बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद शुरू होता है खूनी खेल। गांव के गांव जला दिए जाते हैं, चारों तरफ सरकटी लाशें फैली होती है, सड़कें खूनों से सनी होती हैं। यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के सबसे नकारात्मक किरदार की, जज होल्डन की, जो कि कैप्टन गैल्टन का डिप्टी है। वह इस रक्तपात पर कहता है कि अगर ईश्वर को मानव जाति के पतन में हस्तक्षेप करना था, तो क्या उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया होता? क्या भेड़िया भेड़िए को मारता है? कौन सा दूसरा प्राणी ऐसा कर सकता है? इसलिए मनुष्य ही सबसे ज़्यादा हिंसक है। हालांकि जब वो बच्चा जज को देखता है तो वह उसे पहचान जाता है। तभी गिरोह का दूसरा सदस्य, जिसका नाम टोबिन है, जो पहले पादरी था, बच्चे को बताता है कि कैसे जब एक बार उनके गिरोह के पास बारूद ख़त्म हो गया था और अपाचे लोग उनके पीछे पड़े थे, तब जज उन्हें रेगिस्तान में एक चट्टान पर बैठा हुआ मिला और उसी ने चमगादड़ के मल, चारकोल और गंधक को एक साथ मिलाकर फिर उस मिश्रण में अपना पेशाब मिलाकर एक पाउडर तैयार किया, जिसने बारूद का काम किया। और तभी से जज गैल्टन का दूसरा कमांडर है। लेकिन वह बच्चे को आगाह करता है कि वह जज से दूर रहे, क्योंकि उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। क्योंकि उस दिन जब सभी लोग घबराए हुए थे, तो जज मुस्कुरा रहा था, मानो जैसे हर चीज़ उसके मुताबिक हो रही हो और हर चीज़ को वह जानता है। इसी तरह कुछ दिन और गांव में नरसंहार करते हुए और खोपड़ियां बटोरते हुए वे लोग वापस चीहुआ हुआ शहर आते हैं, ताकि वह खोपड़ियों के बदले सोना और पैसा ले सके। उनका नायकों की तरह स्वागत किया जाता है, उन्हें सोने और पैसे दिए जाते हैं। कुछ दिन मौज मस्ती करने के बाद
वो फिर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ खोपड़ियों की तलाश में शहर छोड़ देते हैं। लेकिन गैल्टन गिरोह की मुसीबतें तब बढ़ जाती हैं जब चिहुआहुआ के गवर्नर को यह पता चलता है कि उन खोपड़ियों में कुछ खोपड़ियां मैक्सिकन लोगों और सैनिकों की है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाता है और गैल्टन के सर पर इनाम रख दिया जाता है। इसके जवाब में गिरोह एक और मैक्सिकन राज्य सोनोरा की ओर जाता है और वहाँ की सरकार भी उन्हें अपाचे लोगों का शिकार करने और खोपड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। हालांकि जब वे लोग नोकोजारी नदी के पास एक गांव में नरसंहार करके खोपड़ियाँ लेकर वापस लौट रहे होते हैं, तब उनका सामना सोनोरन के जनरल इलियास की सेना से होता है, जिन्हें मालूम चल चुका होता है कि गैल्टन के सर पर इनाम है। इस मुठभेड़ में गिरोह के कई सदस्य मारे जाते हैं और बाकी सदस्य वहां से जान बचाकर कोलोराडो नदी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जज यह व्याख्यान देता है कि युद्ध शाश्वत है, अंतिम व्यापार है, युद्ध ईश्वर है। नदी पर उनकी मुलाकात डॉक्टर लिंकन, जो एक नौका चालक है, और यूमा इंडियन के एक गिरोह से होती है। गैल्टन सोचता है कि वह उन्हें धोखा देकर उस नाव को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन यूमा गिरोह के लोग उसकी मंशा को पहचान जाते हैं और एक जबरदस्त युद्ध होता है जिसमें गैल्टन मारा जाता है। बच्चा और टोबिन घायल हो जाते हैं और रेगिस्तान की ओर भागते हैं, जहां एक कुएं के पास वह फिर से टार्डवाइन और जज से मिलते हैं। तब जज उस बच्चे से कहता है कि वह उसका पिस्टल खरीदना चाहता है, लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है। टोबिन बच्चे को जज को मारने की सलाह देता है क्योंकि उसे डर था कि वह उन सभी को मार देगा, लेकिन बच्चा ऐसा भी नहीं करता और इसके बाद टोबिन और बच्चा साथ चल पड़ते हैं। हालांकि जल्द ही जज उनका पीछा करता है, जो अब टार्डवाइन और डेविड ब्राउन के कपड़े पहने हुए, जो गैल्टन के पूर्व डिप्टी में से एक था। उसके हाथ में ब्राउन की राइफल थी, जिसका साफ मतलब था कि उसने उन दोनों को मार दिया था। टोबिन और बच्चे के साथ भी उसका मुठभेड़ होता है, लेकिन दोनों उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं और सैन डियागो पहुंच जाते हैं, जहां टोबिन एक डॉक्टर को खोजने जाता है और तभी बच्चे को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जहां कुछ दिनों के बाद जज उससे मिलने आता है और कहता है कि अगर उसने उस दिन उसका साथ दिया होता तो वह उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता, क्योंकि वह उसमें अपना अक्स देखता है। इसके बाद वह बच्चा उस जेल से छूटने के लिए वहाँ के जेलर को पहाड़ों में छुपाए हुए अपने सोने का पता बताता है, जिसके बदले उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। बच्चा वहाँ से लॉस एंजलिस चला जाता है, जहाँ वह कई तरह की नौकरियों और यात्राओं में समय बिताता है और 1878 तक 45 वर्ष की आयु में वह फिर से टेक्सास पहुँचता है, जहाँ उसे कई वर्षों के बाद जज होल्डन मिलता है, जो अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह पहली बार उस लड़के को मिलते समय था। ना उस पर उम्र का कोई प्रभाव था, ना ही परिस्थितियों का। वो बच्चे को अपने साथ आने के लिए न्योता देता है, लेकिन वह उससे मना कर देता है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ ना पहले कभी था और ना आज उसके साथ जाएगा। जिसके बाद वह बच्चा वहाँ से उठता है और उस सैलून के आउट हाउस में चला जाता है, जहाँ जज पहले ही से उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद जज डांस फ्लोर पर जाता है, जहाँ वह पुरुषों और वेश्याओं के सामने नाचता और बजाता है और घोषणा करता है कि वह कभी नहीं सोता है और कभी नहीं मरेगा। लेकिन उस दिन के बाद उस बच्चे को कभी नहीं देखा गया। असल में इस कहानी की कई परतें और कई मायने हैं, जिसे मैकार्थी चाहते हैं कि हर पढ़ने वाला अपने तरीके से डिफाइन करे। कहीं एक तरफ यह इंसानों के द्वारा इंसानों पर की गई विभत्स क्रूरता की कहानी है, कहीं यह अमेरिका के रक्त रंजित इतिहास पर व्यंग है, कहीं यह एक इंसान के अंदर चल रहे द्वंद्व और भटकाव की कहानी है, तो कहीं यह उस इंसान की कहानी है जो क्रूरता को ही ईश्वर मानता है। अब आप इसका क्या आशय निकालते हैं, ये आप पर निर्भर है। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।